नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हमारा हो चुका था द्विवेदी युग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। ये सब आज हम लोग शुरू करेंगे छायावाद से। ठीक, उसके प्रस्तोता कौन है और उसका सन क्या है, बाकी सारी चीजें, उसकी प्रवृत्तियां वगैरह देखते चलेंगे। ठीक, हम आते हैं छायावाद पे। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक, मुकुटधर पांडे ने। अरे भाई चल ले। ठीक, सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना इन्होंने किया, मुकुटधर पांडे ने 1920 में। ठीक, वैसे छायावाद का समय माना जाता है 1918 से। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख कितने चरणों में? 4 चरणों में। ठीक है, छायावाद की आरंभिक विवेचना इन्होंने वहां से शुरुआत की, मतलब वहां से इन्होंने कहा कि छायावाद भी कुछ हो सकता है। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता। ये सारे जो है इसके विशेषताएं हैं 5। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका में का अंक जो जुलाई का अंक था 1920 का, ये भी मुकुटधर पांडे की ही कविता थी। तो मतलब पहली कविता किसकी थी? वो भी मुकुटधर पांडे की। और पहला लेख हिंदी में छायावाद श्री शारदा पत्रिका में। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मुकुटधर पांडे को क्या वो लेख है, उनका एक लेख है, वो छायावाद की आरंभिक विवेचना। जैसे मान लीजिए अभी एक नई कोचिंग खोलना है और कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे विचार विमर्श करूँ कि चलिए एक और अच्छी स्टूडियो डाला जाए, उसमें और अच्छे सामने से कमेंट दिखे, बच्चे और जुड़ेंगे। तो एक होता है विवेचना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक, और ये 1920 में ही इनकी पहली ये क्या नाम है कविता आती है, कुररी के प्रति, जो छायावाद की प्रथम कविता स्वीकार की जाती है। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रथम प्रवर्तक स्वीकार किया है। किया यहाँ चला गया, यहाँ नहीं रहेगा, स्वीकार किया है। ठीक, छायावाद का प्रथम प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया। ठीक, चलिए, मुकुटधर पांडे ने आंसू और वो क्या नाम है शुक्ल का कथन याद दिलाना, सब कुछ तैयार हो गया। आज मैं भेज दूंगा आप लोगों को, एक बार क्लास में भी करा दूंगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि है वो लगभग 100 पेज का। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। ठीक, मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। चलिए छोड़िए इसको। लोचन प्रसाद पांडे ने गीत काव्य शब्द का हिंदी में पहला प्रयोग इन्होंने किया। छायावाद के संबंध में 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा, हिंदी में छायावाद। देखिए, छायावाद के संबंध में 1920 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत संवादात्मक लेख छपा, हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोगों सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, सुमित्रानंद पंत एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया। और ऊपर भी वही था, हिंदी में छायावाद, लेकिन वो विवेचनात्मक लेख था।
ये वार्तालाप टाइप था 19। और वो किस पत्रिका में था? शारदा पत्रिका में, श्री शारदा पत्रिका। और ये सरस्वती में है। और इसके जो लेखक हैं वो सुशील कुमार। ये अब आ जाइए, छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता कौन कौन से हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को कौन मानता है? आचार्य शुक्ल। ठीक, सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं नंदलाल, हो गया नंद। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी यहाँ पे रहेगा, नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद को मानते हैं इलाचंद्र जोशी, और माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे। इसको लिख सकती हैं आप। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, ये दोनों यम से है। ठीक, इनको शुक्ल मानते हैं। ठीक, और सुमित्रानंदन पंत को नंदुलारे वाजपेयी, पंत को नंद, प्रसाद को इलाचंद्र जोशी। ठीक, ऐसे याद करना, जयशंकर, शंकर के माथे पे चंद्रमा रहती थी। ठीक, हाँ ये तो याद ही होगा। चलिए आगे आइए, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, इसको छोड़ देते हैं, कराएं। इसमें स्वतंत्र चेतना है, मतलब कि आप स्वतंत्र होकर कोई रचना करिए, वैयक्तिकता है, अनुभूति की प्रतिष्ठा है कि जो हम अनुभव कर रहे हैं उसका सम्मान मिल रहा है, वेदना की विवृत्ति है, प्रेमानुभूत, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण आदि। ठीक, आ जाइए अब भाषा शिल्प। ये है छायावाद की कवि चतुष्टय, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। ठीक, आ जाइए। कवि चतुष्टय में किसको किसको माना जाता है? वर्मा, वर्मा। प्रसाद क्यों नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? वर्मा तो वही है, महादेवी वर्मा। मैं ऐसे याद किया था, प्रसाद पंत निराला वर्मा। हाँ लेकिन मैं महादेवी को ठीक, प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा। ठीक, बृहत्त्रयी में आपके जयशंकर प्रसाद, पंत और त्रिपाठी। मैं महादेवी राम कुमार वर्मा और भगवती चरण, सारे वर्मा 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 त्रय। ठीक, और सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनका बौद्ध दर्शन और एक और है रहस्यवाद, शायद ऐसे। इनका सुमित्रानंद पंत का पूछा गया, अरविंद दर्शन। और ये बेचारे क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन। हो गया। कमायनी का मुख्य उद्देश्य वही है, आनंदवाद की स्थापना करना। ठीक, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, ये शायद शुक्ल का कथन है, का प्रसाद का है। रहस्यवाद के अर्थ में जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में है। ये कौन कहते हैं? शुक्ल। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। पहला क्या है कि हम अपने प्रियतम या अज्ञात हमारी जो चीजें हैं उसको आलम्बन बना के किसी को बना सकते हैं। तो चित्रमयी भाषा में एक चित्र खींचने का प्रयास कर दो उसके। और छायावाद शब्द का दूसरा अर्थ यह है कि शैली, काव्य शैली या पद्धति में विशेष के व्यापक अर्थ में है उसका। ठीक,
आगे आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का कथन कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अनुभूत किया गया। यह जयशंकर प्रसाद का है। आगे आ जाते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंदुलारे वाजपेयी। परमात्मा की छाया आत्मा में उनका है, राम कुमार वर्मा का। मैं ऐसे याद किया, आत्मा परमात्मा वाली बात राम जी में आ जाती। ठीक। और इनके राम कुमार वर्मा के कथन में विश्वव्यापी बहुत मिलेगा, विश्वव्यापी, व्यापक, ये सारी चीजें। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ठीक। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये 44 पता नहीं क्या सर्वात्मवाद, महादेवी, यही मैं वहां ध्यान नहीं आ रहा था। सर्वात्मवाद, जो हम लोग दुखवाद वगैरह देखे, रहस्यवाद भी है, उनका अरविंद दर्शन है, इनका सर्वात्मवाद। सर्वात्म मतलब सब चीजों को लेके चले। हाँ, क्यों नहीं ले, किसको छोड़ दिया छायावाद ने? अपनी आत्म अनुभूति की बात करते हैं, प्रकृति चित्रण भी लेके चलते हैं, राष्ट्रीय स्वर भी लेके। प्रकृति चित्रण प्रकृति को आलम्बन बना के लेके चलते थे, मैक्सिमम यही देखा जाए। ठीक। माध्यम बना तो क्या, जो माध्यम को हम छोड़ देंगे या राष्ट्रीय स्वर जो है उसको छोड़ देंगे? राष्ट्रीय स्वर ने महादेवी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सर्वात्मवाद की बात मैं कर रहा हूं और छायावाद की बात। हाँ, वो उनका कौन सा है, एक कविता है महादेवी की, देखो याद नहीं आ रही। अरे यार, बड़ी अच्छी कविता, बादल के ऊपर इन्होंने लिखा, रूपस तेरा घन केस पास करके कुछ है ऐसा। बिल्कुल है, बादल से संदेश देने का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। मतलब हर चीज को खुद से रिलेट करके लेके चलना। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं है, या अगर इनका गिल्लू आपने पढ़ा है उसमें नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, सब चीज को लेके चलना। क्या सर्वात्मवाद का मतलब इतना मेरा परिवार, मैं बोल मैं ये कह रहा हूं कि सब चीजों को एक साथ लेके चलना, सारी चीजों को। अब सर्वात्मवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम राष्ट्रीय स्वर को ही लेके चलेंगे या प्रेमानुभूत को लेके चलेंगे या स्वयं की अनुभूति को लेके चलेंगे या सिर्फ प्रकृति चित्रण को लेके चलेंगे। सब में सारी चीजें आएंगी। एक मिनट, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, सब कुछ लेके चलना। मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी राष्ट्रीय चेतना भी, धार्मिक चेतना भी, आपकी स्वयं की जो अनुभूति है, प्रकृति चित्रण भी, सब कुछ लेके चलना, वही सर्वात्मवाद है। वही मैं समझा रहा हूँ। जैसे हम कुछ 4-6 उदाहरण, अभी मान लीजिए कोई चीज पढ़े, वही एग्जाम्पल हमने दिया, 4-6 उदाहरण लिख के आदि लिख दिए आगे, और हमने कह दिया इसमें ये तो वाला उदाहरण लिखा ही नहीं। अभी हमने ऊपर ही देखा है, राष्ट्रीय स्वर कहाँ गए, कहाँ गया विशेषताओं में। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक और गौरवमयी धरोहर से प्यार है। हाँ, इनमें ये हम कह सकते हैं कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जो द्विवेदी युग में था या जो उधर भारतेंदु युग में था, उतना यहाँ इधर नहीं है। क्योंकि जितना हम अभी मुझे छायावाद के बाद आगे और आगे बढ़ेंगे तो सब
एक समाज को लेके अपने जो हमारी अनुभूति है या जो दलित चेतना है या जो गरीब तबका है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको लेकर रचनाएं ज्यादा होने लगती हैं। क्या वो उसको राष्ट्रीय चेतना के अंदर हम नहीं रखेंगे? एक इनकी रचना है स्मृत की रेखाएं, पढ़ियो। चीनी चाय वाला, चीनी चाय वाला है कि? अरे भाई सुने, चीनी चाय वाला पढ़, चीनी चाय वाला है क्या वाला है, ऐसे कुछ है, चीनी फेरी वाला। पढ़ा आपने? राष्ट्रीय चेतना नहीं है उसमें। अरे वो अपने देश को लेकर के इतना सशक्त है तो राष्ट्रीय चेतना आ ही गई। जैसे ये एक चीज है कि इनके में ज्यादा आपको रहस्यवाद, ज्यादा अपनी अनुभूति, ये सारी चीजें, अनुभव वो ज्यादा मिलेगा। राष्ट्रीय चेतना कम लेकिन है, चाहे वो प्रतिबिंबित रूप में होगा, चाहे प्रतीकात्मक रूप में होगा, लेकिन है जरूर। चलिए, ये डॉक्टर नगेंद्र का छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक। ये डॉक्टर नगेंद्र का है। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये किसका है? रामविलास शर्मा। हाँ, रामविलास शर्मा का है, हो सकता आ जाए अभी। हाँ, रैनी का तो है, देखो आ गया। छायावाद सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह हो रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगत पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ये रामविलास शर्मा का है, ठीक। उनकी तो एक वो रचना ही है छायावाद, हुआ है, यानी कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। शक्ति काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। पुनर्जागरण चेतना का पुनर्जागरण नाम इन्होंने ही दिया है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नहीं, द्विवेदी युग के पुनर्जागरण कहाँ कहते हैं? पुनर्जागरण ये भारतीय युग को ही बताते हैं कि जो दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न हुआ है। कहीं भी गया हो, लेकिन पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपने, और हमने बताया भी था जब आप बोल रही थी कि जो है नहीं 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 नहीं, फिर मैंने दिखाया भी था पुनर्जागरण इन्होंने भारतीय युग को ही, उसको हो सकता है इन्होंने नव जागरण शायद कहा है, नव जागरण इन्होंने ही कहा है। अरे जब मैं द्विवेदी युग शुरू किया था तब भी दिखाया था, कंफ्यूज मत रहिए। और अब ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी मत करिए, जो है वही एकदम रिपीट करिए बार बार, क्योंकि ज्यादा पढ़ने में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, फिर दिक्कत करेगा। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ये कौन कहते हैं? एचपीडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये इनका नाम और थी। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। मतलब पुरानी रूढ़ियां यानी जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं उससे भी मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता जो। और सोचिए उस टाइम ये लोग कितने, इनका दिमाग अच्छा रहा होगा या कितने सशक्त रहे होंगे कि देश में लूट मार मची हुई, उसके बाद ये कविता कर ले रहे हैं, है ना, कविता कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक होता सब कुछ हमारे पास है, कहीं कोई घटना घटी उस पर थोड़ा सा लिख देना अलग बात है, लेकिन तब जेल जाने का डर, फांसी लगने का डर, उसके बाद भी। छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, ये भी नामवर सिंह का। ठीक, और आगे आ जाते हैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। चलिए, ठीक। जयशंकर प्रसाद 1889 और 1937। ठीक, चलिए, इनकी पहली रचना उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910। ठीक, एक होता है रचना का पुट मिलना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि क्या नाम है, एक भारतेंदु युग में, जब भारतेंदु ने पहला दोहा सुनाया था, कब सुनाया था? 1957 में, 1857 में, 1857 में। दोहा 50 में जन्म हुआ था, 50 में जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हाँ, अपने पिताजी को सुनाए थे। कुछ लोग तब से मानते हैं, कुछ लोग 50 से मानते हैं, कुछ लोग जब उनकी पत्रिका आती है 1867 में, वहां से मानते हैं। ठीक, इसको देखिए, प्रसाद जी जाते हैं, इनको मिलती उर्वशी, ऐसे याद करना। उर्वशी के साथ वन में जाते हैं, वन मिलन में, पार्क में, वहां प्रेम राज्य, प्रेम होता है, फिर अपना उद्धार करते हैं। ठीक, अब उद्धार करते हैं, फिर दोनों लोगों में झगड़ा हो जाता है, शोक आ गया। ठीक, आगे ये लोग वाहन पकड़ के अपने अपने घर जाते हैं। ठीक, फिर कानन कुसुम करते हैं, और एक राही की भांति, पथिक की भांति सबको अपनी प्रेम कथा सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो फिर कोई उसी में कहता है, यार वो तुम्हारे लिए बनी नहीं, तुम राजा आदमी हो। राजा का महत्व बताते हैं। यहां तक इसको ऐसे याद कर लो। ठीक, अब आगे आइए, इनकी एक रचना चित्राधार है। ठीक, फिर ये क्या करते हैं कि अपने घर पे बैठते हैं या कमरे में बैठते हैं, उसका चित्र बनाना शुरू करते हैं। ठीक, झरना बनाते हैं, खूब बढ़िया सा, कहते हैं हमारे आंसू जो है एकदम झरना की भांति और उसकी लहर की तरह गिर रहे हैं। और लास्ट में जब इनको जो है, इनकी जॉब लग जाती है कुछ भी, लास्ट में इनको आनंद मिल जाता है, यानी कि कामायनी। ऐसे एक तरफ से आते, प्रसाद जी उर्वशी से मिलते हैं, उसके साथ पार्क में जाते हैं, वन में जाते हैं, वहां प्रेम होता है, फिर उद्धार होता है, फिर वहां से अपने घर जाते हैं। कानन कुसुम या इनकी जो भी दोस्त दोस्तनी मिलती हैं और उनसे अपनी बात सुनाते हैं रास्ते में। ठीक, फिर वो लोग कहते हैं कि ये तुम राजा आदमी हो, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो, उनको राजा का महत्व बताते। फिर ये चित्र वगैरह बनाना शुरू करते हैं, झरना का बनाते हैं, उसकी समान आंसू गिर रहा, लहर और आनंदवाद की ये। ठीक, ऐसे याद किया जाता है। ऐसे ऐसे खुरापात दिमाग जितना लाओगी ना, उतना जल्दी याद होगा, नहीं तो यादें नहीं होता कुछ। इतनी रचना है, कितना याद करोगी। ठीक, आगे आगे निराला जी, इनकी रचना है, ये इनकी लंबी कविताएं हैं। अरे भाई, इसको ऐसे याद करो, अपगीत। हाँ, नहीं, ये लंबी कविताएं या प्रगतिवादी रचनाएं हैं, या ये छायावादी रचना, इधर शायद प्रगतिवादी है, ऐसा कुछ है, मैं देख के बताऊंगा। मैंने इसको ऐसे याद किया, अपगीत। अनामिका, परिमल, और ये क्या नाम है, तुलसीदास, सरोज स्मृति। एक मिनट, वहां पे एक वो रखी होगी, मेरा नोट्स, उसमें निकालिएगा, कॉपी का एक नोट्स होगा। हाँ हाँ, भर दीजिए।
वही मैं कह रहा था। ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं, ये वाली जो है। अपगीत, अनामिका, परिमल, गीत का तुलसीदास। 23, 30, 36, 38, इसको ऐसे याद कर लेना। इनकी छायावादी रचनाएं अपगीत, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। क्या है? 23, 30, 36 और 38। ठीक, दो खंड आए थे। पता नहीं, मालूम नहीं मुझे। नहीं, ये प्रभाकर का नहीं है। प्रभाकर का जब वो आएगा, निराला पढ़ाऊंगा ना, निराला तो लगे हुए हैं कोर्स में, तब उसमें आएगा। फिर आगे आएगा कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते इनका पूछा गया है। ठीक, और सांध्य काकली 1969। चलिए, इसका कुछ भी नहीं मतलब। अच्छा रुकिए, इसका भी देख लेते हैं। इसका क्या बन सकता है? इसका तो ऐसे कर सकती हूँ कि अर्घा, सांध में अर्घा डाला जाता है जब वो होता है, क्या नाम है? अरे वही यार, याद करने के लिए कुछ भी बना देना चाहिए। ठीक। अब वो प्रेम करके कौन सा अयोध्या का उद्धार कर रहे थे? अयोध्या तो बहुत पवित्र जगह है। याद करने का तरीका है, जैसे आ से हो गया अर्चना, आराधना, गीत का, और संध्या में हम अर्घ डालते हैं भगवान को। ठीक। बीच वाला इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा इसका ऐसे चाहे कर सकती, कौआ बेल और पत्र खाता, लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा, 4 रचना है, इतना बड़ा। ऐसे याद कर लो। इसका छायावादी रचनाएं हैं ये उनकी, सुमित्रानंद पंत, निराला की, सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका जो है ट्रिक हमारा है अपगीत, अपगीत। ठीक। 23, 30, 36 और 38। ठीक। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, इसको लिख लीजिए आप भी। इसका खुद से भी देखना, अगर कुछ बन जाए तो बना लेना। और मैं जब देखो पढ़ता था तो एक साथ, जैसे इनकी जितनी रचनाएं हैं और उनकी क्या ना प्रसाद की, तो जैसे इनकी जो छायावादी रचना इधर मिल गई, और तुरंत प्रसाद की भी खोज के लिख लेता, ताकि एक साथ याद हो जाए। ऐसे ही करना भी चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। शाबाश। सुमित्रानंदन पंत 1900 और 1977। ठीक। इनकी छायावादी रचनाएं देखो, इनका ऐसे सही से लिखा हुआ है, इनका भी ऐसे लिख देते तो क्या दिक्कत थी? इनकी छायावादी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। छायावादी रचनाएं उच्छ्वास,
उच्छ्वास यू जी। हाँ हाँ, शेरों के मान में घुस आए हैं सियार, जागो फिर एक बार। अच्छा। इनकी लिखिए उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ठीक, इसका क्या बन सकता है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। चलिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए। उच्छ्वास 1920, 20, 27, 28, 32। इनकी छायावादी रचनाएं उच्छ्वास, वहीं पास में जहां उनका है लिख रही हो वहीं बगल में इसको भी लिखिएगा। ठीक। और ये तो प्रगतवादी युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या। ठीक। और स्वर्ण धूल, स्वर्ण किरण, युगांतर, युगपथ, ये सब इनकी उससे हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। ठीक। फिर आगे आ जाइए। नव मानवतावादी कविताएं जितनी, उत्तरा, ये भी पूछा गया कई बार। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। ठीक। 1959 लोकायतन। लोकायतन किसके जीवन पर है? हाँ, ये इनका महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक। चिदम्बरा 1968। ठीक। और महादेवी वर्मा का याद ही होगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीप शिखा, सतपाड़ा, प्रथमावास, अग्निरेखा। ठीक। निहार, रश्मि, नीरजा, ऐसे याद करें, निहार, रश्मि, नीरजा। फिर आ गया सांदगीत। ठीक। निहार, पहले क्या करते हैं कि रश्मि जो है निहारने जाती है कि सूरज डूबा कि नहीं डूबा, कोई बच्ची रश्मि वो निहारने जाती है। ठीक। सांद, यामा, फिर दीप शिखा, सांद गीत, गीत गाई जाती है। फिर यामा मतलब जो भी, इसको बीच में ऐसे याद कर ले। फिर दीप शिखा जलाई जाती है। फिर आगे याद करिए सप्तपर्णा, यानी सप्त तारा भी होता है एक। ठीक। फिर प्रथम आयान और अग्निरेखा। ठीक। मतलब गर्मी में क्या होता है, हम एक नींद ही मारते हैं गांव में, सुबह हो जाती है, सूर्य की लालिमा दिखना शुरू हो जाती। तो ऐसे इसको याद कर, निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, यामा, इनकी सब महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे इसका ये क्रम भी पूछ लेता है ना, निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत। चलिए आगे आ जाइए, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, अरे अभी 33 पेज बचा है, जल्दी जल्दी कर। छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। ठीक। पहली कविता सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1906 में भारतेंदु में छपी। ठीक। और इनकी पहली छायावादी कविता अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। बताओ। हाँ, पहली छाया अभी 1909 में क्या पढ़ी हो अभी? उर्वशी। तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है? चलिए चलिए आगे आइए। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी चंबू काव्य कृति कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी इसको कहा जाता है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, झरना इनकी जो रचना, अरे भाई
ठीक। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन। ठीक, आगे आइए। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ है, जिसमें से 3 कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व, ये सब काव्य संग्रह हैं। प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 में ब्रजभाषा में लिखा गया और उसके बाद 1914 में, शायद हाँ 1914 में खड़ी बोली में इसका रूपांतरण किया गया। चलिए, प्रेम प्रतीक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। ठीक, और हर्मिट की अनुवाद और किसने किया है? क्या नाम है उस रचना का? वो तो डिजर्ट विलेज का है, एकांतवासी योगी। ठीक, आंसू प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृत काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद, इसके संशोधित संस्करण में 190। हिंदी का मेघदूत आंसू, हिंदी का मेघदूत इसको कहा जाता है, आंसू को। ठीक, चलिए। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना तथा लहर गीत काव्य, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व और आंसू, खंड काव्य, कामायनी, महाकाव्य। ठीक, नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य महाराणा का महत्व कविता ने किया। नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य। ठीक, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं, जिनमें से अंतिम 4 लहर काव्य संग्रह में संकलित। ठीक, आपकी कविता बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ा था। प्रलय की छाया कविता में रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व दिखाया गया। यह लहर की सबसे लंबी कविता है। करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया। आगे आ जाइए, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। चलिए, लिख लीजिए इसको। पहली कविता सावन पंचक 1906। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता, जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सावन पंचक 1906। पहली पुस्तक उर्वशी 1909। ठीक, उर्वशी चंपू काव्य है। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम 1913। ठीक, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918। ठीक, पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात। हिंदी का पहला गीत नाट्य करुणालय। ये हिंदी का पहला गीत नाट्य है करुणालय। ठीक, और इनकी पहली छायावादी, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कविता प्रथम प्रभात है और काव्य संग्रह झरना है। नहीं समझ में? नहीं, उर्वशी में समझ नहीं पाए, वो पुस्तक है, पहली पुस्तक है इनकी। इसीलिए एक साथ तो लिखवा रहा हूं ये सब, ताकि कंफ्यूजन, कविता और काव्य संग्रह में कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, ये वाला मैं गलत बता दिया था। ये इनकी पहली पुस्तक है। हो गया। पहली कविता सावन पंचक, वो है ब्रजभाषा में। पहली पुस्तक उर्वशी, पहला काव्य कानन कुसुम, और पहली काव्य संग्रह झरना, पहली कविता प्रथम प्रभात, और पहला गीत नाट्य करुणालय। चलिए आगे आइए, आते हैं कामायनी पे। ठीक,
कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसको याद कैसे करना है, चलिए, याद है? अच्छा, चलिए। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? और परिजात? ठीक, चलिए। अब लिखिए, चिंता की आशा। चिंता की आशा ने श्रद्धा को काम वासना से लज्जित किया। काम वासना से लज्जित किया। यहां तक एक हो गया। ठीक, चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, यहां से एक हो गया। अब आगे आइए, कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने ईड़ा ने स्वप्न में निद्रा ऐसे लिख देना, निद्रा लिया। ठीक, अब आ गया ये चिंता, आशा, श्रद्धा। यहां से जरूर एक पूछा जाएगा, वो क्रम वाला हर बार। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। स्वप्न में संघर्ष होगा। यहाँ पे स्वप्न में संघर्ष करके, संघर्ष छूट गया। स्वप्न में संघर्ष करके निद्रा लिया। स्वप्न में संघर्ष करके निद्रा। नी से निर्वेद, दा से दर्शन, रा से रहस्य, आ से आनंद। ठीक, वो भूल गया था मैं, संघर्ष वाला। कर्म, चिंता की आशा ने श्रद्धा को काम वासना से लज्जित किया। कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष करके निद्रा लिया। याद? चलिए, कामायनी के मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। ठीक, चलिए, जिसमें मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि तथा कुमार मानव का प्रतीक है। मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव। कामायनी की कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक, और राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृतिवास। कामायनी का बाह्य ढांचा काफी हद तक प्रसाद के ही कामना नाटक से मिलता है। इनके टोटल कितने नाटक हैं? 13। पहला नाटक सज्जन नहीं, सज्जन। कामायनी में जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति हुई है उसे प्रसाद ने एक घूट एकांकी में पहले से ही प्रतिष्ठित कर चुके हैं। कामायनी में प्रसाद ने, कामायनी लिखी कब गई थी? कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री, प्रगतिशील लेखक संघ। प्रथम पुरुष मनु, प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी। चलिए, कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। इसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकरण संबंधित प्रसंग स्वप्न संघर्ष में, स्वप्न सर्ग में मिलता है।
ठीक, चलिए आगे आ जाइए। कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उनका योगदान संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर मिला है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। और बताइए, अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित था? हाँ, ये इसमें प्रभाव है इनका, इस दर्शन का, प्रभावित नहीं थे। कामायनी में प्रसाद को अगर पढ़ना है, पेपर के बाद पढ़िएगा, तो एक पुस्तक है प्रसाद की महानता, जयशंकर प्रसाद की महानता के आयाम, जयशंकर करुणा शंकर उपाध्याय। और जब से वो पुस्तक आई है पूरे, हाँ, तो पूरे देश स्तर पे उसके चर्चा का विषय बना। कम से कम तो मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि अभी अक्टूबर में आई है, लगभग 500 लेख तो उस पर छप चुके हैं मिनिमम। और उसको जब पढ़ोगे आप तो ऐसा लगेगा कि शुक्ल की किताब पढ़ रही हो, भाषा एकदम वैसी ही है, शानदार। नहीं नहीं, उनका ठीक है, लेकिन ढर्रा वही अभी अपनाए हैं, ना कहीं हेडिंग डालना ना कुछ, बस लपेटते रहो। चलिए, कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव धर्म के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है। ठीक, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन, मानवता का रसात्मक इतिहास, कौन कहा? नंदुलारे वाजपेयी। ठीक, इसको लिख सकते हैं आप लोग। छायावाद का उपनिषद, हाँ, चेतना, मैं बताया था, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, नामवर सिंह। अब इसी जस्ट ऐसे भी एक और आएगा, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, निराला कहते हैं। और एक चीज कुछ और है इसमें, एक चीज कुछ छूट रहा है। कहाँ गया? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह का है, और नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य, यहां में एक चीज और ऐड करिए, नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य, प्रतिनिधि, नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य। ये किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी। हाँ, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी। ठीक, हो गया। मानवता का रसात्मक इतिहास, नंदुलारे वाजपेयी। ठीक, ज्यादा रस में कौन रहते थे? नंद जी, यानी कृष्ण जी। उपनिषद, उपनिषद हम कहाँ पढ़ते हैं? शांति में बैठ के। ठीक, चेतना, डॉक्टर नगेंद्र आ गया। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि, आधुनिक के बारे में ज्यादा यही लिखे हैं। ठीक, रहस्यवाद का ये निराला, और नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य नंदुलारे वाजपेयी। आगे आ जाइए निराला जी पे। ठीक, इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका एवं जूही की कली 1916 निराला की पहली कविता है। ठीक, इनका पहला काव्य संग्रह क्या है? अनामिका, और जूही की कली पहली कविता है। इस कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन? तो मैं कह रहा हूं कि प्रथम काव्य संग्रह, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो अलग है ना, कि काव्य संग्रह तो जाहिर सी बात है बाद में छपेंगे।
ठीक, ये इसका कंफ्यूजन मत रखिए, इसको लिख लीजिए। चलिए, रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। ठीक, भारत माता की वंदना ये कौन मानते? रामविलास शर्मा। ठीक, चलिए, हिंदी में निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई। भारत वंदना कौन से संग्रह में छपी है, देखना पड़ेगा। वरदे बीड़ा प्री स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र रहो भारत में भरत, ये 8th क्लास में लगी थी हम लोगों के। जो चीज बचपन में याद है वही याद, अब याद करता हूँ तो कुछ याद ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। इसको रुकिए जाऊंगा मैं। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष, ठीक, भी कहा जाता है। अमेरिकी कवि वाल्ट विटमैन मुक्त छंद के जनक है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। इसीलिए तो सब लौटा देते थे। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। ठीक, और तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? और विद्यापति को? निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये आया हुआ है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में। अरे भाई चल जा। किसके बारे में कहते हैं ये? करिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखते हैं। पल्लव लिखा हुआ है ये चीज? नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे नहीं, नहीं। और पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? चलिए, बढ़िया याद दिला दिया आपने। हाँ, छायावाद का घोषणा पत्र। पल्लव 3rd सेमेस्टर में आपको लगेगा, 3rd में या 4th में? हाँ तो 4th में होगा। चलिए, निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके काव्य संग्रह आ जाइए अब। ठीक, परिमल, इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? जूही की कली, अधिवास, पंचवटी, संध्या सुंदरी, बादल लाग, विधवा भिक्षुक। ठीक, फिर अनामिका में यही सच है, सच है खाली। 1935 रेखा तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति। हाँ, सच है, रेखा तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति। अनामिका तो उसमें आती ना, कब क्या 1923 में पहला भाग, दूसरा 37 या 38। सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा। लंबी कविताएं यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी। सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा। निराला के ओज औदात्य तथा विद्रोह का कवि कहा जाता है या माना जाता है इनको। इनके काव्य में अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि दिखाई देते। निराला को तृप्ति का कवि भी कहते हैं, तृप्ति का कवि। तृप्ति का कवि। ठीक, चलिए, निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अरिमा में संकलित हैं। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना है। तुलसीदास लिखा कब गया है? 38। चलिए, इस काव्य का प्रारंभ सायंकाल के घिरते अंधकार से एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है।
नहीं नहीं, लंबी कहीं पढ़ा है आपने? बस पढ़ने से लंबी लगी है। नहीं, जब कोई मानेगा तब वो रहेगा ना। जैसे हम अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अभी वो पढ़ते हैं हम लोग, क्या नाम है, संसद संसद तक, वो भी तो लंबी ही लगती है अगर पढ़ो तो, इतनी बड़ी एकदम। तो एक होता कि कोई माने उसको, जैसे अंधेरे में, वो है तगड़ी कविता मुक्तिबोध की। अरे उसी पे पूरा वो लिख दिया गया है। वो क्या है, एक साहित्यिक की डायरी, ये भी लगा हुआ है। ठीक, चलिए। इस काव्य कहा गया, निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर आदि प्रकृतिवादी भावधारा की रचनाएं हैं। भिक्षुक तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता एवं भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को दिखाया गया। देखो राष्ट्रीय चेतना यहां भी आ गया। कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग उन्होंने भी लिखा है, महादेवी ने भी। निराला, कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग परक रचना है। इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का एवं कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ठीक, रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी गई कविता माना है। ठीक, मुक्त छंद पर पंत का सहयोग न मिलने के कारण निराला ने पंत और पल्लव नामक एक लंबा लेख लिखा। ठीक, जिसमें संस्कृत आचार्यों रविन्द्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया गया। ठीक, अनामिका काव्य संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब ना समझने वालों पर व्यंग किया गया है। ठीक, अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। अनामिका काव्य संग्रह में दान कविता में धर्म का मतलब ना समझने वाले पर व्यंग किया गया, तो यही ऊपर कहा आ गया। ठीक, हिंदी का पहला शोक गीत सरोज स्मृति, वो अपनी, लेकिन क्या बढ़िया लिखे हैं, शानदार। इसीलिए कि जब आज के जो हिंदी के कवि जो कमा रहे हैं, सबको लगता है कि क्यों कमा रहा है, इनके पास पैसा होता शायद बचा लेते अपनी बेटी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवियों को होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हाँ, को आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और समसामयिकता में नए कवियों का गोरखनाथ कहा गया है। ये को यहाँ वहाँ होना चाहिए। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया हुआ। ठीक, चलिए। छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश निराला को पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन मिलता है। निराला की मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण। ठीक, राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है, और राम की शक्ति पूजा जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इसमें काव्य और संगीत दोनों का समायोजन हो रहा। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती। हाँ, गीत कुंज। अरिमा में भक्ति भाव से ओत प्रोत कविताएं शामिल हुई हैं। ठीक, इसमें छायावाद और प्रकृतिवाद दोनों काव्य युगों की प्रवृत्तियां दिखाई देती। अरिमा, अर्चना और आराधना काव्य संग्रहों में निराला स्वानुभूति परक गीत लिखे हैं। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, संत रविदास, प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के
व्यक्तियों पर कविताएं लिखी गई। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी हैं जिनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। चलिए, बेला में श्रृंगार, प्रकृति, अध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं हैं। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी दशाहीनता का वर्णन नए पत्ते में किया गया। सांध्य काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है तथा पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है अंतिम कविता। ठीक, पहली कविता कौन सी है और पहला काव्य संग्रह? हाँ, और अंतिम काव्य संग्रह शांत काकली और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। चलिए, शांत काकली में निराला ने जीवन की हताशा और निराशा को चित्रित किया। अब आ जाइए पंत बाबू पे। इनका जन्म छोड़ दीजिए। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास एवं अंतिम गुंजन। ठीक, प्रकृति का सुकुमार कवि। और द केरल स्टोरी जरूर देखिए, 2 घंटे का समय निकाल के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे सीटेट वाले सब बच्चे देख के आए, इतना मोटिवेट कर दिया सबको कि कल क्लास थी, क्लास में सिर्फ 2 बच्चे आए, बाकी सब मूवी देखने। सर हम मूवी देखने जा रहे हैं। गिरजे का घंटा पहली कविता 1916। ठीक, पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति, ये क्या है? मतलब होने वाली पत्नी के प्रति। शादी नहीं की थी? हाँ, तो हो सकता है चली गई हो कहीं तो बेचारे। चलिए, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, नवचेतनवाद के प्रचारक। ठीक, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मैनिफेस्टो जिसको कहा जाता है। ठीक, पल्लव ने ही पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की है। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। प्रकृति की चित्रशाला पल्लव और छायावाद की प्रयोगशाला झरना। झरना चलिए, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है इनको। ठीक, पंत की रचनाएं जिनमें प्रथम रश्मि, छाया, बादल, इसमें इंपॉर्टेंट जो जो उसको देख लीजिए। प्रथम रश्मि कई बार पूछा गया है, छाया भी पूछा गया है, नौका विहार और हाँ पतझर। कौन सी? ग्रामाश्री भी पूछी गई। नौका विहार तो लगा दिया ना। इसी प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाए। नहीं अभी लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट नहीं वही ज्यादा आता है। कर ही लो, और जब आप पढ़ने बैठो तो लालच भी आता है ना, इसको छोड़ना नहीं है। भाई भाई ये डाउनलोड काहे नहीं हो रहा है? हाँ चलिए। पंत की आरंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित हैं। चलिए आगे आ जाइए। चल भाई, 1961 में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें 1961 में ही साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ।
युगवाणी, अरे उसका मैं ज्ञानपीठ का मुझे पूरा याद था, ध्यान आएगा तो बताऊंगा, उसका भी ट्रिक बनाया था, एक साथ ही सबका याद कर लो। युगवाणी संग्रह की कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। चिदंबरा पंत जी की श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन है कविताओं का। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। ठीक, इसमें पूर्व स्वाधीनता की बात उठाई गई है। टाइम क्या होगा, चलिए अभी बहुत टाइम। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं, ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे की पूरक हैं। कौन कहता है? पंत जी। पंत जी अच्छा, महादेवी वर्मा के नीचे। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म कब होता है? और मरती कब है? 87 में। ये 10th क्लास में मेरे आया हुआ था और मैं गलत लगा के आया था, घर पे आके थप्पड़ खाया था, भैया से पूछे थे तब से याद, अभी तक भूला ही नहीं। महादेवी ऐसा है कि एग्जाम से आके जरूर मिलाना चाहिए। जो क्वेश्चन अगर गलत है और वो फिर किताब में देख लिया तो फिर कभी भूलता नहीं। और हम लोग डर के मारे नहीं मिलाते हैं कि कौन अभी से हार्ट अटैक बढ़ाए हैं। एकेडमिक पेपर नहीं मिलाना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसमें तो पास ही हो जाना है। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं महादेवी वर्मा के। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। इनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। ठीक, महादेवी वर्मा का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखी। इनका जो वो है एक रचना इनकी है सप्तवर्णा या सप्तपर्णा, उस पर ऋग्वेद का कुछ अंश है ऐसा माना जाता है, या ऋग्वेद से प्रभावित है या ऐसे कुछ है, आ गया है। दिया इनकी पहली कविता है जो खड़ी बोली में लिखी। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप में बहुत ही उपयुक्त ढंग से किया ताकि याद हो जाए। सभी पहर क्रम से हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। महादेवी वर्मा की रचना यामा में निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी कहा जाता है ना। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका वो लिखते हैं, हरिओत जी लिखते हैं। ठीक, निहार में कुल 47 गीतों का संकलन है जो 1924 से 1928 के बीच लिखे गए। इनमें प्रमुख है विसर्जन, मिलन। मिलन एक और किसी की कविता है। अरे मिलन मैं पूछ रहा हूं। राम नरेश त्रिपाठी, पथिक मिलन। अरे भाई, पथिक अलग रचना है, मिलन अलग रचना है, ऐसे मत कंफ्यूज हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक तरह की रचनाएं आए तो जोर दिमाग पे दीजिए, नहीं मिल रहा है तो खोजिए। ठीक, और एक और उन कविता कौमुदी उन्हीं की है। ब्रज माधुरी सार किसकी है? वो आता ना कि शुक्ल ने अपनी साहित्य के इतिहास में किनका मतलब लिया, तो उसमें कौन कौन सी आती हैं? कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, और मिश्र बंधु की कौन सी है वो? हिंदी मिश्र बंधु विनोद, और हिंदी कोविद रत्नमाला। ये सब। चलिए, रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक, रश्मि 1928 से 1931 ईस्वी के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन है। इनमें प्रमुख है
रश्मि, दुख, अतृप्त, जीवन दीप आदि। ठीक, रश्मि पर बहुत दर्ज, ये तो हो गया। नीरजा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित हैं, जिनमें छायावादी भावना अधिक स्पष्ट हुई है। इन गीतों में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति का पक्ष मुखर है। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, शांत गीत में 45 और निहार में कितना बताया था मैं, 47। इसमें जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। इसमें कवित्री के दार्शनिक विचारों की प्रौढ़ता दिखाई देती। दीपशिखा में कुल 51 गीत है, जिनमें अधिकतर दीपक केंद्रित है। ठीक, यहाँ दीपक आत्मा का प्रतीक है, जिसे अडिग रहकर प्रभात की बेला तथा जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक, यामा पर इन्हें, अरे इनकी वो पंक्ति भी आती है कि मंदिर नीरव दीप जलने दो। हाँ हाँ, ऐसे करके है, ये पंक्ति आती है एग्जाम में। यामा पर इन्हें 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक, और ये और किस पे मिला है? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए अमीषा। हाँ, प्री प्रवास। सप्तपड़ा, हाँ देखो, सप्तपड़ा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है, काव्य अनुवाद है। प्रथम आयाम में महादेव वर्मा की ब्रजभाषा की कविताएं तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित है। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे आप बोलिए कि ऐसे ही धड़कन खुलेगी ना। जिस दिन हम लोग मूवी देखने गए थे, उस दिन एक लड़की का मैसेज आया कि सर, वो मतलब उसकी है DSSB की, न्यू एडमिशन हुआ था उसका, सर मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, मतलब ज्ञान कुछ नहीं आता। और एक दिन उसको पढ़ाया क्लास में, मतलब सारे बच्चों के साथ, तब से वो मतलब 2.5 घंटे बैठ के क्लास लिया उस लड़की ने। बोला सर बहुत अच्छा, अब से डेली आऊंगी। तो उसका क्या है कि हम चीजों, अपने दिमाग में जितना खुरापात भर पाओ पढ़ाई को लेकर के, नहीं नहीं झिझकिए मत, नहीं झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता कि आपको बताओ कुछ और वो दूसरा कुछ हो, तो दो चीजें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। नहीं नहीं, तो ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो भी मैं, मेरे साथ क्या, मैं तो सीनियर हूँ आपका। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता। उस दिन सर मिले, फिर भी तब भी कह रहे थे कि उससे सॉरी बोलना, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब कि इतना भी क्या जल्दी है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। उस दिन हम लोग बहुत रात तक थे, लगभग 10-11 बजे। हाँ, मैच देख रहे थे। VC सर पहले ही गेंद पे आउट हो गए थे। टीचर्स का था सब। जब VC सर गए बैटिंग करने, कमेंट्री वाला इतनी तारीफ कर दिया कि भाई छक्का चौका की बौछार होगी, बेचारे पहले गेंद पे आउट। और उसके बाद फिर क्या किया गया कि उसको सब इशारा किए अंपायर को कि नो बॉल दो। नो बॉल दिया गया, फिर गए बेचारे। और जब महिलाएं खेल रही थी मैम लोग, तब तो और मजा आ रहा था, खाली फील्डिंग देखने। जैसे मान लीजिए चौका जा रहा, पूरा पहुंच नहीं रहा, तो फिर उसको पैर से मार देते थे, चला गया चौका। जो फील्डर थे। चलिए, उदय शंकर भट्ट, तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, मानसी भी उनकी है, राम नरेश की। युगदीप, अमृत और विष। आगे आ जाइए। मोहनलाल वियोगी, निर्माल्या, कल्पना, एक तारा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंतरजगत, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभव। हाँ, वही ब्रज माधुरी सार वाले हैं, वियोगी हरि हैं, ये सिर्फ वियोगी है। आधुनिक काल में तब भी कंफ्यूजन थोड़ा कम है, उधर रीति काल तक तो भाई साहब। राम कुमार वर्मा, अंजलि, अभिशाप,
रूपरास निशीथ। निशीथ एक पात्र भी है किस कहानी का? एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, आपने तो पढ़ा होगा। कफन उफन पढ़ी हो तो उसी में था। एक कहानी है, बहुत मस्त कहानी है। प्रेम का त्रिकोणीय रूप उसमें है। मतलब प्यार किसी और से करती है, मतलब करती क्या है कि अच्छा प्यार करती है, फिर चली जाती है कहीं पढ़ने। एक होता ना कि लॉन्ग डिस्टेंस, और होता है कि प्रेम ब्लूटूथ की तरह होता है, ऑलवेज कनेक्टेड नियरेस्ट डिवाइस। तो तो वहां वो कनेक्ट हो गई थी। संजय क्या नाम था उससे? ये एक कहानी है भी, यही है मन्नू भंडारी की। यही सच है तो उनकी वो है ना, आत्मकथा है। अच्छा है। तो एक कहानी है भी, वो क्या है? तो हो सकता है इसी संग्रह में वो कहानी हो। हाँ हाँ। लेकिन एक्स एक्स भी कमाल का था, दोबारा उसको रख भी लिया। अच्छा नहीं रखा। दोनों चक्कर में कुछ नहीं मिलता है ना। नहीं, और यही चल भी रहा आज के समय में, यही चल भी रहा मैक्सिमम, कि जो सामने वही है। केदारनाथ मिश्र, ये इनका है। चिरस्पर्श कर्ण ज्वाला कलेजे के टुकड़े कंपन रितंबरा शुभ्रा कैकेयी सेतुबंध, आरसी प्रसाद सिंह। कलापी पांचजन्य संचयिता प्रेम गीत जीवन और यौवन नई दिशा, गोपाल सिंह नेपाली। उमंग पंछी रागनी पंचमी नवीन नीलिमा हिमालय ने पुकारा। ठीक। उत्तर छायावाद। चलिए अब उत्तर छायावाद करते हैं। कई पेज बचा हुआ? कर ही लेते हैं, 33 7 8 पेज है। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया तथा जिन्होंने आगे भी लिखते रहे, ठीक, किंतु उनका लेखन ना तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और ना ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में क्रमशः उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग नाम से किया। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों की काव्यधारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का तथा प्रेम और मस्ती का काव्य नाम दिया। इस पुस्तक में उपयुक्त विभाजन का अनुसरण किया गया है। कवियों का विभाजन भी उपयुक्त पद्धति पे किया गया, मतलब इसी आधार पे। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक। हिमक्रीटनी हिम तरंगिनी माता युगचरण समर्पण वेड़ लो गूजे धरा मरण ज्वार। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? समर्पण युगचरण वेड़ लो गूजो धरा। ठीक। आगे आते सियाराम शरण गुप्त। ठीक। मोर विजय, इनका कई बार पूछा गया है। ठीक। आद्रा। ठीक। बापू 1937। आत्मोत्सर्ग।
ठीक। आगे आते हैं बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रश्मि रेखा, क्वासी और हम बिस्पाई जन्म के। ठीक, चलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल त्रिधारा नक्षत्र। ठीक। सोहनलाल द्विवेदी भैरवी, इनका कौन कौन सा है? युगधारा, युगधारा और किसकी है? मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। पंत की है, निराला की है, शायद महादेवी, महादेवी वर्म है। एक मिनट। नागार्जुन की भी है, तभी नागार्जुन की, देखो कंफ्यूज कर रहे हो। ये देखो, इनकी भी है, सोहनलाल द्विवेदी और नागार्जुन की। उनकी तो वो युगपथ, ठीक, बांसुरी। चलिए आगे आते हैं, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी जाओ। हल्दी घाटी बहुत मस्त कविता है। ठीक। फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत, नवयुवक के गान, इसको छोड़ दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। इसका तो ऐसे याद हो गया था। चलिए, रेणुका 1935, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी छोड़ दीजिए। धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी 1952। ठीक। दिल्ली और आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। हाँ, नवीन की नहीं, वो जब उसमें हम पढ़ रहे थे, क्या नाम था, छायावाद वाले में जो नए कवि थे, क्या उदय शंकर भट्ट या ऐसे किसी की थी। इसमें रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, दिल्ली और उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें। प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक। ये भारत चीन युद्ध का है। ठीक, 1962 में हुआ था ना, तो ये राज्यसभा सांसद थे तब लिखे थे। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा। ठीक। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रेरित कविता। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर तुम, माँ त्रिभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकरीठनी रचना पर देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की। सागर विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश। चलिए, पुष्प की अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। इन्होंने राष्ट्रीय प्रेम, आध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की है, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की ही है। रामधारी सिंह दिनकर, हिमालय के प्रति कविता में लिखा, रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उसी टाइम कहते हैं भी, उन्हीं को डांटते हुए, नेहरू जी को। ठीक। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक। दिनकर को मुख्यतः समय सूर और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक। आवेश का कवि। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना, छोटा। रश्मि रथी महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई। लेकिन कर्ण क्या पात्र था? योद्धा। ये सच है कि अर्जुन जिताए गए थे और कर्ण हराया गया था। इसका दो पक्ष है। कर्ण हराया क्यों गया, अर्जुन जिताया क्यों गया? किसी को पता है? अगर आप अन्याय के तरफ हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो भगवान भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी योद्धा।
ठीक। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पूछा भी जाता है। दिनकर की आरंभिक रचनाओं में रेणुका और हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी शासक ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। ठीक। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। यह गीत नाट्य कहलाता है। उर्वशी पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम पर आधारित रचना। उर्वशी का मैं एक ही पंक्ति पढ़ा था 11th क्लास में, तब से सोच लिया कि हिंदी पढ़ना है। कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शस्त्र के रहते निरुपाय हो जाता, असिद्ध बद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन, तिरछा नेत्र, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। हम कहे वाह, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में फालतू फंसे हुए हैं। रिएक्शन पे रिएक्शन, असली रिएक्शन तो वहाँ है परशुराम की प्रतीक्षा। लेकिन ये सच है कि स्त्री कितना भी सामने बलशाली पुरुष हो, कितना भी वो, एक होता है ना सख्त लौंडा बोलता है जिसको, सख्त लौंडा। और सख्त लौंडा का मतलब ये नहीं है कहीं नहीं पिघले। सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले, है ना। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृत के कवि के रूप में स्वीकृत है। इनका जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं, उनके अध्यायों का क्रम पूछा जाता है। ठीक। कलिंग विजय, कलातीर्थ, बुद्धदेव कविताएं संस्कृत महत्व को व्यक्त करती हैं। दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में अज्ञान और जीवन की विषमता का कारण माना है। चलिए आगे आ जाइए। दिनकर या प्रेम और मस्ती में कौन? भगवती चरण वर्मा। इनका तो वैसे तो कुछ है नहीं। हृदय नारायण, स्फुटगित, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल 1946, और अकाल और उसके बाद हाँ हलाहल। ठीक, ये पूछा जाता है। आगे आइए। खादी के फूल, ये 2 लोगों की है। मिक्सचर रचना है पंत और इनकी। मिलन यामिनी। ठीक, आगे आ जाइए। कुछ दिन बीते बस, सो अहम हंसम। ठीक। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये इधर ज्यादा पूछा जाता। ठीक है। हरे कृष्ण प्रेमी आंखों में, जादूगरनी बंदना, किसी छोड़ दीजिए। नरेंद्र शर्मा मिश्र, प्रभात फेरी इनका पूछा जाता है। प्रभात फेरी प्रभात फेरी, अरे भाई, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी के फूल। फिर आगे आ जाइए। द्रौपदी। ठीक। रामेश्वर शुक्ल अंचल, अपराजिता। ठीक। लाल चूनर। ठीक, आगे छोड़ दीजिए। आगे आइए। सुभद्रा कुमारी सिन्हा, सुमित्रा कुमारी, पंथनी बालों के देवता। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड में के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में गाया गया।
यह पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन से, तो श्यामलाल पार्षद। ठीक। हरिवंश राय बच्चन, हालावाद नाम से एक वाद चलाया 33 से 36। ठीक, उसी छायावाद के बीच में बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रानंद पंत को समर्पित किया है। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की रचना की। इन 3 काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों को। ठीक। हिंदी का बायरन भी इनको कहा जाता है। खादी के पुल सुमित्रानंद पंत तथा इनकी है। ठीक। आगे 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 आ जाइए। उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा का जो रचना है उसको देख लेते हैं। अमृतलाल चतुर्वेदी, श्याम संदेशो गालिब, इसको छोड़ ही दीजिए, पूछा थोड़ी जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।